सभी को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसमें अध्याय 2 को करेंगे। नए राजा और उनके राज्य। क्रियाकलाप 1 है। प्रश्न 1 है इसका। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित राजवंशों के राज्यों को अंकित करो। ए राष्ट्रकूट, ब पाल, स गुर्जर प्रतिहार, द चोल। यह चहमान या चौहान। तो हम इसमें देखते हैं जो चहमान या चौहान वंश था और गुर्जर प्रतिहार थे वो अलग अलग समय पर थे। तो इनमें से हम हर एक को बारी बारी से लेंगे। जैसे सबसे पहले राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट थे वो मध्य भारत और उत्तरी एवं दक्षिणी भारत का कुछ भाग भी उनके यहाँ पर शामिल था। फिर उसके बाद पाल बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में फैले हुए थे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार राजस्थान, मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में शासन करते थे। उसके बाद चोल तमिलनाडु, दक्षिण भारत के अन्य भाग और श्रीलंका जैसे कुछ अन्य देशों तक भी उनका शासन था। फिर चहमान या चौहान दिल्ली, अजमेर, राजस्थान का कुछ अन्य भाग और मध्य उत्तर भारत का कुछ भाग, गुजरात आदि पर उनका शासन था। और पृथ्वीराज चौहान उनका सबसे प्रसिद्ध शासक था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्न 2। यह सब राजवंश आज के कौन से आधुनिक राज्यों में बसे हुए थे? बारी बारी से लेते हैं। राष्ट्रकूट मध्य भारत एवं उत्तरी एवं दक्षिणी भारत का कुछ भाग। पाल बंगाल, बिहार, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र में थे। गुर्जर प्रतिहार ये राजस्थान एवं मध्य उत्तर भारत के बड़े हिस्से में राज करते थे। फिर चोल दक्षिण भारत, जिसमें कि तमिलनाडु का भाग सबसे महत्वपूर्ण, और पास के अन्य देशों में श्रीलंका आदि देशों में। चहमान या चौहान राजस्थान, दिल्ली, गुजरात एवं यहाँ के समीपवर्ती क्षेत्र। क्रियाकलाप 2। नंबर 1, सामंत कौन थे? सामंत प्राय बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार होते थे। एक तरह से उस क्षेत्र पर सभी प्रशासनिक और अन्य कार्य संभालते थे राजा के दिन। नंबर 2, राष्ट्रकूट ने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान क्यों किया होगा? यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इस याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी अक्षत्रिय के रूप में दोबारा अक्षत्रिय तो प्राप्त कर लेगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर वो अक्षत्रिय नहीं है और उसने यह अनुष्ठान कर लिया तो वह भी अक्षत्रिय मान लिया जाएगा। और राष्ट्रकूट जन्म से अक्षत्रिय नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये अनुष्ठान किया। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई यज्ञ या अनुष्ठान किए जाते हैं? यदि हाँ तो ये कब किए जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं। किसी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व पर या कभी शांति या खुशहाली के लिए, अन्य कारणों से, बहुत सारे कारणों से यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। पता करो कि यह यज्ञ अनुष्ठान क्यों किए जाते हैं। ये कुछ प्राप्त करने के लिए, अपना प्रभाव बनाने के लिए, या कुछ प्राप्त होने की खुशी में, या किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक या अन्य कारण से किए जाते हैं। नंबर 2, पता करो कर से जमा किए गए संसाधन का उपयोग राजा और उसका प्रशासन कैसे करते थे? सैन्य खर्च के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, राज परिवार एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों पर खर्च, भवन निर्माण आदि। कुछ भाग जो उस समय कृषि महत्वपूर्ण होती थी उसके विकास के लिए भी जो योग्य राजा होते थे वो करते थे। क्या वर्तमान में भी कर वसूल किए जाते हैं? यदि हाँ तो कौन करता है? हाँ, वर्तमान में केंद्र एवं राज्य सरकारें कर वसूल करती हैं। आय कर, गृह कर, बिक्री कर, भूमि कर आदि हैं। क्योंकि किसी भी सरकार का किसी भी समय के दौरान जो कर है
वही आय का प्रमुख साधन होता है। स करों से प्राप्त राशि का उपयोग कैसे किया जाता है? सैन्य खर्च, प्रशासनिक खर्च, विभिन्न कल्याणकारी योजना एवं राहत पैकेज एवं विभिन्न व्यवस्थाओं के चलाने के लिए ये आवश्यक होता है, क्योंकि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पर भी काफ़ी खर्च होता है और जनता की भलाई के लिए सरकार वो भी करती है तो उन पर भी होता है। नंबर 3 कई बार राजा के परिवार वाले या निकट संबंधी ही पदाधिकारी बनते थे। तुम्हारी समझ में ऐसा क्यों होता था? राजा निरंकुश होते थे, वे अपने परिवार या निकट संबंधी को विशेष महत्व देते थे और विश्वास पात्र भी मानते थे। क्या है यह बात तुम आज के राजनीतिक दलों में भी देखते हो? उदाहरण दो। एक सीमा तक बहुत सारे राजनीतिक दलों में ये देखने को मिलता हो, उस समय तक जितना नहीं, क्योंकि अब लोकतंत्र है और निरंकुश शासन नहीं है। और कुछ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों में भी कुछ हद तक ये देखने में मिलता है, पर लोकतंत्र के कारण जनता के हाथ में कुछ सीमा तक शक्ति है। कुछ सीमा का प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि वास्तव में जनता के पास जितनी शक्ति होनी चाहिए वो उनको नहीं मिलता। एक बार चुनने के बाद शासक अपनी जिम्मेदारी उतने अच्छी तरीके से कई बार नहीं निभाते। क्रियाकलाप 3 नंबर 1 तुमने कक्षा 6 में प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा होगा। प्रशस्ति क्या होती है, उनमें क्या लिखा जाता है? प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते, यानी उनका सत्य होना कोई आवश्यक नहीं, कई बार बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। ये प्रशस्तियाँ बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। नंबर 2 प्रशस्तियाँ कौन रचते थे? ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नंबर 3 यदि तुम्हें अपनी प्रशस्ति लिखवानी हो तो तुम उसमें क्या क्या लिखवाना चाहोगे? ये सब अलग अलग है, जैसे मैंने लिख दिया। मैं उसमें जो कुछ मैं करना चाहता हूँ और किया है वही लिखवाना चाहूँगा। मैं जनता की भलाई के लिए प्रशासनिक एवं अन्य सुधार करना चाहूँगा और उन्हें लिखवाऊँगा। नंबर 4 कल्हण का संस्कृत काव्य बाकी प्रशस्तियों से अलग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कश्मीर प्रशासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है और ये हमें महत्वपूर्ण राजनीतिक जानकारी देता है। क्रियाकलाप 4 नंबर 1 चोल राजा राजराज और राजेंद्र प्रथम ने कई मंदिरों का निर्माण किया। यह मंदिर तमिलनाडु के शहर तंजावुर और गंगई कोडचोलपुरम में पाए जाते हैं। तुम्हारी समझ में राजराज प्रथम को चोल राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक क्यों माना जाता है? उसने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। बाद में अन्य शासकों इसी वंश ने उसकी नीतियों को जारी रखा। मंदिर अक्सर बस्ती के केंद्र बन जाते हैं। सोचो ऐसा क्यों? अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। मंदिरों के आसपास अनेक प्रकार की गतिविधियां होती हैं। इसके कारण व्यापारी, कारीगर एवं जनता इसके आसपास बस्ती बना लेती है। किसी भी धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद आदि के आसपास का अवलोकन करो। तुम्हें वहाँ क्या क्या दिखता है? वहाँ आसपास चहल पहल देखने को मिलती है। उन्माद रखने वाले आते हैं और इसके कारण बहुत सारी व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती हैं। चोल मंदिरों का क्या महत्व था? कोई 2 बिंदु लिखो। चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थी। इनके पास भूमि भी होती थी। ये आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। नंबर 2 तुम्हारे घर और स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? यह पानी जल घर से आता है। जल घर में नहरों से एवं नहरों में, नदियों में, उन पर बने बांधों से आता है। उसी तरीके से कईयों के घरों में और स्कूलों में यह पानी भूमिगत पानी भी हो सकता है, जो समरसीबल, ट्यूबवेल आदि के द्वारा यूज हो सकता है, या कहीं पर बारिश के पानी को कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में यूज़ किया जाता है, जहाँ पानी की कमी होती है। तुम्हारे यहाँ खेती में सिंचाई के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है? वर्षा से, भूमिगत पानी, नदियों एवं नहरों से। कृत्रिम रूप से सिंचाई के क्षेत्र में चोल के नवाचार और उनकी उपलब्धियों का विवरण दो। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए।
क्रियाकलाप 5 नंबर 1 ए। चोल राज्यों में गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडु कहा जाता था। ब। नाडु में कामकाज पर किसका नियंत्रण था? वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। से। आज के गांव में प्रशासकीय कामकाज की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सचिव, पटवारी, ग्राम पंचायत एवं अन्य सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों की होती है। नंबर 2 ए। ब्राह्मणों की सभा में सदस्य कैसे चुने जाते थे? ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जिसको सदस्य चुना जाए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी आयु 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। वेदों की जानकारी होनी चाहिए, प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, और ब्राह्मण होना तो आवश्यक था ही। ब। इस सभा के चुनाव में और आज की ग्रामीण पंचायत के चुनाव में क्या अंतर है? आज गांव का कोई भी व्यक्ति जो आवश्यक योग्यता पूरी करता है चुनाव लड़ सकता है इस सभा में, जबकि जो ये सभा थी ब्राह्मणों की, इसमें सिर्फ ब्राह्मण और वो भी जो बहुत सारी शर्तें पूरी करते थे सदस्य बन सकते थे। क्रियाकलाप 6 नंबर 1 निम्नलिखित शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। अल बेरूनी, ऊर, कन्नौज, काश्य प्रतिमाएँ। ए। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष गंगा घाटी के कन्नौज शहर के नियंत्रण को लेकर होता था। ब। अपने जीते गए क्षेत्र के लोगों को जानने के लिए महमूद गजनी ने अल बेरूनी को भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में लिखने का काम दिया था। स। चोल प्रशासन में किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था। द। चोल राज्य से जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था। तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। आप अपनी जो पुस्तक है उसको ध्यान से पढ़ना। उसको ध्यान से पढ़ने से आप इसको किसी भी पाठ को अच्छी तरह से कर पाओगे। धन्यवाद।